दोस्तों, ग्राहक बनकर पति पहुंचा कोठे पर। बाजारू लड़कियों की लाइन में खड़ी थी अपनी ही तलाकशुदा पत्नी। आखिर तलाक के बाद पत्नी की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे इस गंदे दलदल में जाना पड़ा और उसे अपना जिस्म बेचना पड़ा। दोस्तों, ऐसी दर्दनाक कहानी शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। सोचिए, उस पति पर क्या गुजरी होगी जब उसकी तलाकशुदा पत्नी किसी गैर आदमी के साथ वह सब कुछ कर रही थी जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। और हर रात एक नया मर्द, और उस औरत की ऐसी क्या मजबूरी होगी जो उसे यह सब करने के लिए मजबूर कर रहा था। चलिए जानते हैं रुला देने वाली इमोशनल कहानी को। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप मेरी इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, दुबई, लंदन या कहीं और से? कृपया अपना नाम और जगह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। साल था 2010। दिल्ली की उन व्यस्त गलियों में जहां हर कोने पर सपनों की छोटी छोटी दुकानें सजी हुई होती हैं, वहां की हवा में कुछ जादू सा था। राजकुमार सिंह, जिसे सब राज कहकर पुकारते थे, एक साधारण सा लड़का था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आया हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसकी उम्र थी 22 साल। लंबा कद, गेहुआ रंग और एक मुस्कान जो किसी को भी जीत लेती। राज दिन भर क्लासेस अटेंड करता, शाम को पार्ट टाइम जॉब करता, एक छोटी सी कंप्यूटर शॉप में, जहां वो लैपटॉप रिपेयर करता। उसका सपना था एक अच्छी नौकरी पाना, परिवार को सहारा देना और एक दिन अपना घर बनाना। वहीं सीमा शर्मा, 21 साल की, दिल्ली की ही रहने वाली। उसके पिता एक रिटायर्ड सरकारी क्लर्क थे और माँ घर संभालती थीं। सीमा बीएड की पढ़ाई कर रही थी क्योंकि उसे बच्चों से बहुत प्यार था। वो स्कूल टीचर बनना चाहती थी। सीमा की आंखें बड़ी बड़ी थीं, बाल लंबे और चेहरा ऐसा कि लगता जैसे कोई परी उतर आई हो। लेकिन उसके अंदर एक मजबूत इरादा था, जीवन में कुछ करके दिखाना। उनकी मुलाकात हुई कॉलेज के एक फेस्ट में। कल्चरल नाइट थी, जहां स्टूडेंट्स डांस, म्यूजिक और ड्रामा परफॉर्म कर रहे थे। राज स्टेज पर गिटार बजा रहा था, एक पुराना हिंदी गाना, ये शाम मस्तानी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा जादू था कि सीमा, जो ऑडियंस में बैठी थी, ठहर गई। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद राज नीचे उतरा और सीमा से टकरा गया। सॉरी, राज ने कहा, अपनी मुस्कान के साथ। सीमा ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बस वो छोटी सी बातचीत थी, लेकिन शुरुआत थी। अगले दिन लाइब्रेरी में फिर मिले। राज ने पूछा, क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है? सीमा ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं गाती नहीं, सिर्फ सुनती हूं। धीरे धीरे बातें बढ़ीं। कैंटीन में चाय पीते, क्लासेस के बाद पार्क में घूमते। राज सीमा को अपनी गांव की कहानियां सुनाता, कैसे वो खेतों में दौड़ता था, कैसे उसके पिता ने उसे पढ़ाई के लिए दिल्ली भेजा। सीमा अपनी दिल्ली की जिंदगी बताती, ट्रैफिक, प्रदूषण, लेकिन फिर भी इस शहर का प्यार। एक शाम इंडिया गेट पर घूमते हुए राज ने सीमा का हाथ पकड़ा। सीमा, तुम्हारे बिना ये शहर सूना लगता है। सीमा की आंखें नम हो गईं। राज, तुम मेरी जिंदगी में वो रंग हो जो मैंने कभी सोचा नहीं था। वो पल था जब प्यार का इजहार हुआ। महीनों बीते, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते। कॉलेज के आखिरी साल में राज ने अपनी पहली जॉब पाई, एक छोटी फैक्ट्री में जूनियर इंजीनियर। सीमा ने भी इंटर्नशिप शुरू की एक स्कूल में। 2012 राज ने कॉलेज खत्म किया और एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जूनियर इंजीनियर की नौकरी पकड़ ली। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन शुरुआत थी। उसने दिल्ली के करोल बाग में एक छोटा सा 2 कमरे का फ्लैट किराए पर लिया। सीमा ने बीएड पूरा किया और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब शुरू की। दोनों अब अपने अपने करियर में सेटल हो रहे थे। प्यार अब शादी की बात तक पहुंचा। राज ने अपने परिवार को बताया। उसके पिता ने कहा, बेटा, लड़की अच्छी होनी चाहिए और जल्दी मत करना। लेकिन राज का मन पक्का था। सीमा के घर में भी बात पहुंची। उसकी माँ ने विरोध किया, वो गांव का लड़का है, हम शहरी, कल्चर अलग है। सीमा ने समझाया, माँ, प्यार में कोई कल्चर नहीं देखता। राज मेरे लिए सब कुछ है। कई मुलाकातों और बातचीत के बाद दोनों परिवार मान गए। शादी तय हुई 15 दिसंबर 2012।
दिल्ली के एक छोटे से बैंक्वेट हॉल में समारोह हुआ। राज घोड़ी पर चढ़ा, शेरवानी में जंच रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज में बारात आई। सीमा लाल जोड़े में, माथे पर बिंदी, हाथों में मेहंदी, ऐसी लग रही थी जैसे कोई अप्सरा। फेरों के वक्त राज ने सीमा की आंखों में देखकर कहा, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम मेरी ताकत। शादी के बाद हनीमून के लिए वो शिमला गए। बर्फ से ढके पहाड़ों में एक दूसरे की बाहों में गर्माहट ढूंढते। राज ने कहा, सीमा, ये पल हमेशा मेरे साथ रहेंगे। सीमा ने जवाब दिया, हाँ राज, ये हमारी जिंदगी की शुरुआत है। लौटकर दिल्ली में करोल बाग के उसी फ्लैट में उन्होंने अपना संसार बसाया। फ्लैट छोटा था लेकिन प्यार से भरा। सुबह सीमा स्कूल जाती, राज फैक्ट्री। शाम को दोनों मिलते, बालकनी में चाय पीते, दिल्ली की लाइट्स को देखते हुए बातें करते, भविष्य के सपने, बच्चे, अपना घर। राज की पसंदीदा डिश थी आलू का पराठा, जो सीमा बड़े प्यार से बनाती। रातें प्यार भरी थीं, एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद। पहले 2 साल जैसे सपने में बीते। 2013 में राज को प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी। सीमा को स्कूल में बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। पड़ोसी उन्हें पावर कपल कहते। वो प्लान करते, एक बच्चा, दिल्ली में फ्लैट खरीदना और एक बार विदेश ट्रिप। राज कहता, सीमा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। सीमा जवाब देती, और तुम मेरी दुनिया। लेकिन जीवन हमेशा सपनों जैसा नहीं रहता। 2014 की शुरुआत में राज की फैक्ट्री में प्रॉब्लम्स शुरू हुईं। कंपनी घाटे में थी। मैनेजमेंट ने सैलरी कट की, कुछ कर्मचारियों को निकाला। राज दिन रात काम करता, ओवर टाइम करता, लेकिन मैनेजर की डांट और अनिश्चितता ने उसे तोड़ना शुरू किया। वो घर लौटता, थका हारा, चुपचाप। सीमा समझने की कोशिश करती, लेकिन वो भी थक रही थी। स्कूल में बच्चों का शोर, घर की जिम्मेदारियां, सब अकेले। एक शाम राज देर से लौटा, चेहरा लटका हुआ। सीमा ने पूछा, क्या हुआ, इतनी देर क्यों? राज ने तल्खी से जवाब दिया, फैक्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हें क्या पता? सीमा ने कहा, मैं भी तो काम करती हूं राज, थोड़ा समझो। बात छोटी थी, लेकिन दोनों के तनाव ने इसे बढ़ा दिया। राज ने कहा, तुम बस सवाल करती हो, मेरी परेशानी समझती क्यों नहीं? सीमा चुप रही, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। ये छोटा सा झगड़ा था, लेकिन बीज बो गया। धीरे धीरे झगड़े बढ़े। बिजली का बिल, किराना, किराया, हर छोटी बात पर तनाव। सीमा कहती, राज, दूसरी जॉब ढूंढो, दिल्ली में ऑप्शंस हैं। राज चिढ़ जाता, तुम्हें लगता है इतना आसान है? मैं रोज कोशिश करता हूं। 2014 के अंत में फैक्ट्री बंद होने की कगार पर थी। राज का तनाव चरम पर। वो सिगरेट पीने लगा, कभी कभी शराब। सीमा ने टोका, राज, ये सब छोड़ दो, ये हमें बर्बाद करेगा। राज भड़क गया, तुम मुझे सिखाओ मत, मैं पहले ही डूब रहा हूं। सीमा रो पड़ी, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूं राज। एक रात बड़ा झगड़ा हुआ। बिजली का बिल 3000 रुपये आया। राज ने कहा, तुम दिन भर एसी चलाती हो? सीमा ने जवाब दिया, मैं? तुम तो बाहर रहते हो, मुझे गर्मी में मरना चाहिए? बात बढ़ी। राज ने चीख कर कहा, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। सीमा ने रोते हुए कहा, तो मैं क्या करूं, मैं भी तो थक गई हूं। वो रात दोनों अलग अलग कमरों में सोए। 2015 में सीमा की मां को कैंसर डायग्नोज हुआ। हॉस्पिटल के बिल्स ने परिवार को तोड़ दिया। सीमा ने अपनी सैलरी से मदद की, लेकिन राज से कहा, थोड़ा तुम भी दो। राज ने गुस्से में कहा, मेरे पास कहाँ हैं पैसे, मेरी जॉब तो जा रही है। सीमा ने कहा, तो मैं अकेले सब संभालूं? बात इतनी बढ़ी कि सीमा ने कहा, मैं इस शादी से थक गई हूं। राज ने जवाब दिया, तो चली जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सीमा मायके चली गई। राज ने फोन नहीं किया, हफ्तों तक खामोशी रही। सीमा की मां ने समझाया, बेटी, शादी को एक मौका दो, लेकिन सीमा का दिल टूट चुका था। 2016 राज और सीमा अलग रह रहे थे। राज करोल बाग के फ्लैट में अकेला, सीमा मायके में नरेला। दोनों के दिल में प्यार था, लेकिन गुस्सा और अहंकार ने उसे दबा दिया। राज रातों को सीमा की तस्वीरें देखता, रोता। काश मैंने उसे समझा होता, वो सोचता। सीमा भी रातों को तकिए में मुंह छिपाकर रोती, काश वो मेरे पास आता। सीमा की दोस्त नेहा, जो वकील थी, ने सुझाव दिया, अगर नहीं बन रही तो तलाक ले लो, जिंदगी को मौका दो। सीमा ने हिचकिचाते हुए राज को फोन किया, हमें बात करनी चाहिए।
राज मान गया। कोर्ट में मुलाकात हुई। दोनों चुप, बस जरूरी बातें। वकील ने पेपर्स तैयार किए। जज ने पूछा, क्या आप दोनों तलाक चाहते हैं? राज ने हाँ कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। सीमा की आंखें नम थीं। अप्रैल 2016 तलाक हो गया। राज ने फ्लैट छोड़ दिया, एक छोटे से रूम में शिफ्ट हुआ। सीमा मायके में रही। परिवारों में अफसोस था। राज की माँ ने कहा, बेटा गलती हुई, उसे रोको। लेकिन राज ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। सीमा की माँ ने कहा, बेटी अब आगे देखो। लेकिन सीमा का दिल खाली था। राज ने नई जॉब ढूंढी, एक और फैक्ट्री में, सैलरी कम। वो काम में डूब गया, लेकिन रातें उदास। दोस्त कहते, कोई और लड़की देख ले। राज कहता, सीमा जैसी कोई नहीं। सीमा की जिंदगी भी मुश्किल हो गई। तलाक के बाद बदनामी, पड़ोसी कानाफूसी करते, देखो तलाकशुदा है। स्कूल में प्रिंसिपल ने कहा, पर्सनल लाइफ बच्चों पर असर न डाले। माँ की बीमारी ने और तोड़ दिया। 2017 सीमा की माँ का कैंसर बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन चाहिए, 5 लाख रुपए। सीमा की सैलरी 20,000 थी। पिता की पेंशन 10,000। भाई बेरोजगार। सीमा ने ट्यूशन शुरू किए, लेकिन काफी नहीं। बैंक ने लोन रिजेक्ट किया, तलाकशुदा होने की वजह से। वो रातों को सोचती, क्या करूं? एक दिन उसकी पुरानी सहेली रिया मिली। रिया बार में डांसर थी। उसने कहा, सीमा तू इतनी परेशान क्यों? पैसों की जरूरत है ना? सीमा ने अपनी कहानी सुनाई। रिया ने कहा, जीभी रोड पर एक जगह है, वहां रात में हजारों मिलते हैं। सीमा ने मना किया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन रिया ने कहा, सोच ले, माँ का इलाज जरूरी है। हॉस्पिटल से कॉल्स आने लगे, पैसे जमा करो वरना डिस्चार्ज। सीमा टूट गई। रिया को फोन किया, ठीक है ले चलो। जीबी रोड की वो गली, लाल बत्तियां, शोर, बदबू। कोठे की मालकिन बबीता ने कहा, नहीं हो, अच्छा कमाओगी। सीमा का नाम बदलकर रानी रखा गया। पहली रात, एक कमरा, मंद रोशनी। पहला कस्टमर, एक 40 साल का बिजनेसमैन। सीमा ने आंखें बंद की, माँ के लिए सोचा। वो रात गुजरी, लेकिन उसकी आत्मा टूट गई। सुबह 5,000 रुपये मिले। सीमा ने बिल जमा किया। माँ को कुछ राहत मिली, लेकिन वो रास्ता अब उसका था। वो सोचती, बस थोड़े दिन। लेकिन महीने बीत गए। दिन में सोती, रातें कोठे पर। कस्टमर्स अलग अलग, कुछ दयालु, कुछ क्रूर। वो राज को याद करती, काश वो होता। माँ से झूठ बोलती, स्कूल में ओवर टाइम है। 2018 राज ने जिंदगी संभाली, नई जॉब, बेहतर सैलरी। लेकिन दिल में सीमा। एक दिन दोस्त ने बताया, सीमा जीबी रोड पर है। राज स्तब्ध। वो वहां गया, छिपकर देखा। सीमा को देखा, बदली हुई, उदास। वो रोया। मैंने उसे ये दिन दिखाए। राज ने हिम्मत की, कोठे गया, सीमा से मिला। सीमा, मैं आया हूं, मुझे माफ कर। सीमा रो पड़ी। राज, अब क्या बचा है? राज की आंखें नम थीं, जैसे सालों का दर्द एक पल में उमड़ आया हो। वो कोठे के उस छोटे से कमरे में खड़ा था, जहां हवा में सस्ते परफ्यूम की महक और उदासी का बोझ था। सीमा, जो अब रानी कहलाती थी, बिस्तर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो कभी राज की दुनिया रोशन करती थी। उसके बाल बिखरे, आंखें लाल और होंठ कांप रहे थे। राज, तुम यहां कैसे? क्यों? उसकी आवाज टूटती हुई, जैसे कोई पुरानी याद फूट पड़ी हो। राज आगे बढ़ा, उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन सीमा पीछे हट गई। मत छुओ मुझे, राज, मैं अब वो नहीं रही। मैं गंदी हो गई हूं। राज की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो घुटनों के बल बैठ गया, उसके पैरों के पास। सीमा, मैंने तुम्हें ये दिन दिखाए, मेरी गलती थी। मैं अहंकारी था, मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। लेकिन प्यार, वो कभी नहीं गया। हर रात मैं तुम्हारी तस्वीर देखकर रोता था। काश मैं पहले आता, काश मैंने तुम्हें रोका होता। उसकी आवाज में वो दर्द था जो सालों से दबा था, जैसे कोई घाव फिर से खुल गया हो। सीमा की आंखें भी भर आईं। वो रोने लगी, सिसकियां लेते हुए। राज, माँ की बीमारी, पैसे, मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने सोचा बस थोड़े दिन, लेकिन ये दलदल, ये मुझे निगल गया। हर रात, हर कस्टमर के साथ मैं तुम्हें याद करती। तुम्हारी वो मुस्कान, वो शामें जब हम इंडिया गेट पर हाथ पकड़कर घूमते थे। काश वो दिन लौट आते। लेकिन अब क्या? मैं टूट चुकी हूं। वो अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया, कंधे हिल रहे थे। राज ने उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने धक्का दिया। नहीं राज,
मैं तुम्हारे लायक नहीं, जाओ यहां से। लेकिन राज नहीं हिला। वो रोते हुए बोला, सीमा, याद है वो पहली मुलाकात कॉलेज फेस्ट में, जब मैंने गिटार बजाया था? तुमने कहा था आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। वो छोटी सी बात ने हमारी जिंदगी बदल दी। और अब मैं तुम्हें यहां छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। हम नई शुरुआत करेंगे। मैंने नई जॉब की है, सैलरी अच्छी है, मैं माँ का इलाज करवाऊंगा। बस मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में वो हिचकी थी जो दिल को चीर देती। सीमा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पुराना प्यार झलका, लेकिन डर भी। राज, समाज क्या कहेगा? मैं वैश्या बन चुकी हूं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राज ने उसके हाथ पकड़े कसकर। समाज? वो समाज जिसने हमें अलग किया? नहीं सीमा, हमारा प्यार उससे बड़ा है। याद है शादी की रात, फेरों में मैंने कहा था, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैंने वो वादा तोड़ा, लेकिन अब नहीं तोड़ूंगा। हम दिल्ली छोड़ देंगे, कहीं दूर, जहां कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। बस मेरे साथ चलो। दोनों रो रहे थे। कमरे में सिर्फ सिसकियों की आवाज। बाहर की गलियों से संगीत की आवाज आ रही थी, लेकिन यहां समय ठहर गया था। सीमा ने धीरे से राज की छाती पर सिर टिका दिया। राज, मैं डर रही हूं, लेकिन तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। फिर भी बाहर की दुनिया इंतजार कर रही थी। बबीता, कोठे की मालकिन, दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। रानी, कस्टमर इंतजार कर रहा है। सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। राज ने खड़ा होकर कहा, नहीं, आज से वो यहां नहीं रहेगी। लेकिन बबीता हंसी। लड़का, यहां से निकलना आसान नहीं। पैसे दो या पुलिस बुलाऊं। राज के पास पैसे कम थे, लेकिन उसने जेब से सारे नोट निकाले। ये लो और उसे जाने दो। बबीता की हंसी कमरे में गूंजी, जैसे कोई जहरीला सांप फुंकार मार रहा हो। वो दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ कमर पर रखे, आंखों में चालाकी और क्रूरता की चमक। पैसे? इतने से काम चलेगा क्या, लड़के? रानी यहाँ की कमाई है, मेरा इन्वेस्टमेंट। वो जाती कहाँ है? और तू कौन होता है उसे ले जाने वाला? उसकी आवाज में वो ठंडक थी जो राज को सिहरन दे गई। सीमा ने डरते हुए राज का हाथ पकड़ा। राज, जाओ यहां से, ये लोग खतरनाक हैं। राज ने हिम्मत जुटाई, अपनी जेब से निकाले नोटों को और आगे किया। देखो, ये सब लो, और मुझे ले जाने दो उसे। वो मेरी पत्नी है, हमारा रिश्ता है। लेकिन बबीता ने नोट छीन लिए और उन्हें फाड़कर फेंक दिया। पत्नी? हाँ, यहां सबकी कहानियां होती हैं, लेकिन बाहर निकलना इतना आसान नहीं। तूने सोचा पैसे फेंक कर ले जाएगा? ये जीबी रोड है, यहां नियम हम बनाते हैं। वो चिल्लाई, ओए संजू, विक्की, इधर आओ। दरवाजे से 2-3 दबंग गुंडे घुस आए। मोटे तगड़े, चेहरे पर दाग धब्बे, हाथों में लाठियां। एक ने राज को घूरा। क्या बे, प्रॉब्लम है? बबीता ने इशारा किया। इस छोकरे को बाहर फेंको, और याद रहे, दोबारा यहां मुंह मत दिखाना। राज ने विरोध किया। नहीं, मैं पुलिस बुलाऊंगा। लेकिन गुंडों ने उसे पकड़ लिया। एक ने मुक्का मारा। राज का होंठ फट गया, खून टपकने लगा। सीमा चीखी, छोड़ दो उसे, राज! लेकिन बबीता ने सीमा को धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। चुप बैठ रानी, तेरी शाम अभी शुरू हुई है। गुंडों ने राज को घसीटते हुए बाहर ले गए। गली में फेंक दिया, जैसे कोई कचरा हो। राज गिरा, धूल में लौटा, लेकिन उठकर चिल्लाया, सीमा, मैं आऊंगा वापस, मैं तुम्हें निकालूंगा। गुंडों ने उसे लात मारी। भाग यहां से, वरना जान ले लेंगे। राज दर्द से कराहता हुआ उठा, लंगड़ाता हुआ गली से बाहर निकला। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन दिमाग में एक ही विचार, सीमा को बचाना। वो सोच रहा था, पुलिस, दोस्तों की मदद, या कुछ और रास्ता? उधर कोठे में सीमा सिसक रही थी। बबीता ने दरवाजा बंद किया। अब रोना बंद कर, कस्टमर इंतजार कर रहा है। और याद रख, भागने की कोशिश की तो तेरी माँ का क्या होगा? हम जानते हैं वो कहाँ है। सीमा ने आंखें बंद कीं, लेकिन अब उसके अंदर एक चिंगारी जली थी। राज आया था, मतलब उम्मीद बाकी थी। वो सोच रही थी, राज, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। राज बाहर की सड़क पर पहुंचा, सांसें तेज, चेहरा सूझा हुआ। उसने अपना फोन निकाला, दोस्त को फोन लगाया। भाई, मदद चाहिए, सीमा मुसीबत में है। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? राज ने सब बताया, आंसू बहते हुए। मैं अकेला नहीं कर सकता, हमें प्लान बनाना होगा। दोस्त ने कहा, ठीक है, मिलते हैं,
लेकिन सावधानी से, वो लोग माफिया से जुड़े हैं। अगली सुबह राज अपनी नई जॉब पर नहीं गया। वो दिल्ली की उन गलियों में भटक रहा था जहां कभी सीमा के साथ घूमता था। इंडिया गेट पर जाकर बैठा, पुरानी यादों में खोया। कैसे निकालूं उसे, वो सोचता। शाम को दोस्त से मिला एक कैफे में। दोस्त ने कहा, पुलिस में कंप्लेन कर, लेकिन सबूत चाहिए, या कोई एनजीओ जो ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करता है। राज ने सिर हिलाया। हाँ, ट्राई करेंगे, लेकिन जल्दी। सीमा वहां हर पल टूट रही है। दिन बीतते गए। राज ने एक एनजीओ से संपर्क किया जो महिलाओं को ऐसे कोठों से बचाने का काम करता था। वहां की हेड मीना मैम ने सुना, केस स्ट्रांग है क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है, लेकिन रिस्क है। हम रेड करवाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। राज ने कहा, जितना जल्दी हो सके मैं कुछ भी करूंगा। मीना ने सलाह दी, तुम बाहर रहो, हम हैंडल करेंगे। लेकिन राज का सब्र टूट रहा था। एक रात वो फिर जीबी रोड की तरफ गया, छिपकर। कोठे के बाहर खड़ा सीमा की खिड़की की तरफ देखता। अचानक एक कस्टमर बाहर निकला, हंसता हुआ। राज का खून खौल उठा। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता, वो सोचता। लेकिन तभी गुंडों की नजर पड़ी। ओए, वही है, पकड़ो। राज भागा, गलियों में, सांस फूलती, दिल धड़कता। किसी तरह बच निकला, लेकिन अब खतरा बढ़ गया था। सीमा अंदर हर रात प्रार्थना करती, भगवान, राज को ताकत दे, मुझे यहां से निकाल। एक दिन बबीता ने कहा, तेरा वो पति फिर आया था, अगली बार गोली मार देंगे। सीमा डर गई, लेकिन मन में ठान लिया, भागने का प्लान बनाना होगा। वो रिया से मिली, जो अब उसकी सहेली नहीं लगती थी। रिया, मदद कर, मुझे बाहर निकाल। रिया ने मना किया, डर लगता है, बबीता मार डालेगी। लेकिन सीमा ने गिड़गिड़ाई, प्लीज, मां की कसम। इसी बीच राज एनजीओ के साथ प्लानिंग कर रहा था। मीना ने कहा, कल रेड होगी, पुलिस साथ होगी, लेकिन सीक्रेट रखो। राज की रातें बेचैन थीं। वो सोचता, अगर सफल हुए तो नई जिंदगी, अगर नहीं। लेकिन वो रुकता नहीं। सुबह हुई और ऑपरेशन शुरू होने वाला था। सुबह की धुंधली रोशनी में जीबी रोड की गलियां और भी डरावनी लग रही थीं। राज बेचैनी से एनजीओ ऑफिस के बाहर खड़ा था, जहां मीना मैम और उनकी टीम पुलिस के साथ अंतिम तैयारियां कर रही थीं। मीना ने राज को सख्त हिदायत दी, तुम बाहर रहना, कोई गड़बड़ नहीं करनी। ये ऑपरेशन सीक्रेट है, और अगर बबीता को भनक लगी तो सब बिगड़ सकता है। राज ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल बेकरार था। सीमा वहां अकेली है मैम, बस उसे सही सलामत निकाल लीजिए। उसकी आवाज में दर्द और उम्मीद का मिश्रण था। उधर कोठे में सीमा रात की थकान के बाद भी जाग रही थी। उसने रिया को फिर मनाने की कोशिश की। रिया, तू मेरी आखिरी उम्मीद है, मुझे भागने में मदद कर। रिया डर रही थी, लेकिन सीमा की सिसकियों ने उसे पिघला दिया। ठीक है, रिया ने धीरे से कहा, आज रात जब बबीता ऊपर वाले कमरे में होगी, मैं दरवाजे का ताला खोल दूंगी, लेकिन तुझे अकेले भागना होगा, मैं साथ नहीं आ सकती। सीमा ने उसका हाथ पकड़ा। थैंक यू रिया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन सीमा के मन में डर था, अगर पकड़ी गई तो बबीता क्या करेगी। दिन चढ़ा। एनजीओ और पुलिस की टीम ने प्लान बनाया। रेड रात 10 बजे होगी, जब कोठा अपने चरम पर होगा। पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर रमेश ने मीना को चेतावनी दी, ये लोग खतरनाक हैं, उनके पास हथियार हो सकते हैं और माफिया का बैकअप भी, हमें तेजी से काम करना होगा। राज पास खड़ा सुन रहा था। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने सोचा, अगर सीमा को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। शाम ढल रही थी। जीबी रोड की गलियां रौनक से भरने लगीं। लाल बत्तियां, संगीत, कस्टमर्स की भीड़। सीमा ने रिया के इशारे का इंतजार किया। रात 9 बजे रिया ने चुपके से सीमा के कमरे का दरवाजा खोला। जा, पीछे की सीढ़ियों से निकल, गली में एक रिक्शा खड़ा है, वो तुझे स्टेशन ले जाएगा। सीमा ने रिया को गले लगाया। तूने मेरा जीवन बचा लिया। वो भागी, लेकिन तभी बबीता की नजर पड़ गई। रानी, कहां जा रही है? बबीता की चीख गूंजी। सीमा की सांस रुक गई, लेकिन वो पीछे की सीढ़ियों की ओर दौड़ी। बाहर पुलिस और एनजीओ की वैन कोठे के पास पहुंची। राज वैन के पीछे छिपा था, मीना की बात मानकर। लेकिन जब उसने कोठे से चीखें सुनी, वो खुद को रोक नहीं पाया। वो वैन से निकला और गली की ओर दौड़ा। इंस्पेक्टर रमेश ने चिल्लाया, रुक राज, वापस आ। लेकिन राज नहीं रुका।
वो कोठे के पीछे वाली गली में पहुंचा, जहां सीमा लपकती हुई बाहर निकली थी। सीमा, राज ने पुकारा। सीमा ने उसे देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। राज, तू! दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े, लेकिन तभी बबीता के गुंडे पीछे से आए। पकड़ो इन दोनों को! संजू ने लाठी उठाई। पुलिस ने सही वक्त पर कोठे पर धावा बोला। दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन बबीता चालाक थी। उसने अपने कुछ गुंडों को पहले ही अलर्ट कर दिया था। कोठे में अफरा तफरी मच गई। कुछ लड़कियां चीख रही थीं, कुछ भागने की कोशिश कर रही थीं। इंस्पेक्टर रमेश ने बबीता को पकड़ा। चल, अब खेल खत्म। लेकिन बबीता हंसी। तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? मेरे पीछे बड़े लोग हैं। पीछे की गली में राज और सीमा भाग रहे थे। गुंडे उनके पीछे थे, लाठियां और चाकू लिए। राज ने सीमा का हाथ कसकर पकड़ा। डर मत, मैं हूं ना। वो एक तंग गली में मुड़े, जहां रिक्शा खड़ा था, लेकिन गुंडों ने रिक्शे वाले को धमकाकर भगा दिया। राज और सीमा अब खुले में थे, कोई छिपने की जगह नहीं। तभी एक गुंडे ने राज पर लाठी चलाई। राज ने सीमा को पीछे धकेला और खुद लाठी खा ली। उसका कंधा चोटिल हो गया, लेकिन वो डटा रहा। सीमा, भाग! उसने चीखा। लेकिन सीमा रुकी। नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी पुलिस की एक जीप गली में घुसी। सायरन की आवाज ने गुंडों को चौंका दिया। 2 पुलिस वाले बाहर कूदे और गुंडों को दबोच लिया। राज और सीमा जमीन पर बैठ गए, सांसें तेज, एक दूसरे का हाथ पकड़े। एक पुलिस वाले ने पूछा, तुम ठीक हो? राज ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर सीमा पर थी। हम बच गए सीमा। सीमा रोते हुए उससे लिपट गई। राज, मैं डर गई थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बबीता को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन उसने धमकी दी, ये रानी और उसका पति, इनका जीना मुश्किल कर दूंगी। मेरे लोग बाहर हैं। इंस्पेक्टर रमेश ने कहा, तू चुप रह, अब तेरा हिसाब होगा। एनजीओ की मीना ने सीमा को गले लगाया। अब तुम सुरक्षित हो, हम तुम्हें रिहैब सेंटर ले जाएंगे, नई शुरुआत करोगी। लेकिन सीमा ने राज की ओर देखा। मैं इसके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। रात गहरी हो चुकी थी। पुलिस ने कोठे से कई लड़कियों को छुड़ाया, लेकिन बबीता के माफिया कनेक्शन का खतरा अभी बाकी था। राज और सीमा को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनकी सुरक्षा के लिए प्लान बन रहा था। राज ने सीमा से कहा, अब हम साथ हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सीमा ने उसका हाथ पकड़ा, और मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। लेकिन दोनों के मन में डर था, बबीता के लोग कब और कहां से हमला करेंगे। अगली सुबह मीना ने राज और सीमा को अपने ऑफिस बुलाया। तुम दोनों को दिल्ली छोड़ना होगा, माफिया के लोग तुम्हें ढूंढेंगे। हम तुम्हें नई जगह सेटल करने में मदद करेंगे, नई पहचान, नया घर। राज ने पूछा, कहाँ? मीना ने कहा, पहले तुम्हारी सिक्योरिटी, फिर डिटेल्स, लेकिन तैयार रहो, आज रात ही निकलना होगा। उधर बबीता जेल में थी, लेकिन उसने अपने एक गुर्गे को फोन पर मैसेज भेजा, रानी और उस लड़के को ढूंढो, मेरा हिसाब बाकी है। गलियों में साए घूम रहे थे, और राज सीमा की नई जिंदगी की शुरुआत से पहले एक और जंग इंतजार कर रही थी। रात के 11 बज रहे थे। दिल्ली के एक पुराने पुलिस स्टेशन में, जहां दीवारों पर पपड़ी उखड़ी हुई थी और हवा में नमी की गंध थी, राज और सीमा एक छोटे से कमरे में बैठे थे। पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें वहां रखा था, लेकिन दोनों के चेहरों पर बेचैनी साफ दिख रही थी। मीना मैम बाहर इंस्पेक्टर रमेश से बात कर रही थीं, नए सेफ हाउस का इंतजाम करने के लिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नया किरदार दाखिल हुआ, अखिलेश यादव, जिसे सब अखिल बुलाते थे। अखिल एक 30 साल का पत्रकार था। स्थानीय न्यूज़ चैनल आज की आवाज़ के लिए क्राइम बीट कवर करता था। दुबला पतला, चश्मा लगाए, बाल बेतरतीब, लेकिन आंखों में एक तेज चमक। उसकी शर्ट की जेब में हमेशा एक छोटा सा नोटपैड और पेन रहता था। वो जीबी रोड के कोठों पर चल रहे माफिया रैकेट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और बबीता का नाम उसकी फाइल में सबसे ऊपर था। अखिल ने इंस्पेक्टर रमेश से हाथ मिलाया और सीधे मुद्दे पर आया। सुनिए इंस्पेक्टर, मुझे आपके रेड की खबर मिली। रानी और उसका पति, यही वो लोग हैं ना जिन्हें बबीता ने फंसाया था? मुझे इनसे बात करनी है। राज और सीमा ने एक दूसरे की ओर देखा, अनिश्चितता से। मीना ने बीच में आकर कहा, अखिल, ये लोग अभी ट्रॉमा से गुजरे हैं, तुम्हारी स्टोरी बाद में। लेकिन अखिल ने हल्की मुस्कान दी। मैम, मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। बबीता के पीछे जो माफिया है,
वो कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं। उनके तार दिल्ली के बड़े बड़े लोगों से जुड़े हैं, पुलिस वाले, नेता, बिजनेसमैन। अगर ये लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं तो मेरी स्टोरी उनकी ढाल बनेगी। राज ने सवाल किया, तुम कौन हो और हम पर भरोसा क्यों करें? अखिल ने अपनी आईडी दिखाई और कहा, मैं पिछले 2 साल से इस रैकेट को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास सबूत हैं, रिकॉर्डिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, कुछ पुलिस वालों के नाम जो बबीता को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे एक ठोस केस चाहिए। तुम दोनों की कहानी उस केस को पूरा कर सकती है। सीमा ने डरते हुए पूछा, अगर हम बोले तो क्या बबीता के लोग हमें छोड़ देंगे? अखिल ने सिर हिलाया, छोड़ना तो दूर, वो और पीछे पड़ेंगे। लेकिन अगर मेरी स्टोरी बाहर आई तो माफिया पर प्रेशर पड़ेगा, पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। राज ने सीमा का हाथ पकड़ा, हमें क्या करना चाहिए? अखिल ने कहा, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी चाहिए। कैसे फंसे, बबीता ने क्या क्या किया, और अगर कोई और लड़की या कस्टमर का नाम याद हो वो भी। मैं तुम्हारी पहचान छिपाऊंगा, लेकिन सच सामने लाना जरूरी है। सीमा ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे डर लगता है, वो लोग मेरी माँ को जानते हैं। अखिल ने भरोसा दिलाया, तुम्हारी माँ को हम सेफ हाउस में शिफ्ट करेंगे। मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं इंतजाम कर दूंगा। तभी इंस्पेक्टर रमेश ने चेतावनी दी, अखिल, ज्यादा होशियारी मत दिखा। ये माफिया तुम्हारे चैनल के मालिक को भी खरीद सकता है। अखिल ने हंसकर जवाब दिया, इंस्पेक्टर, मेरे चैनल का मालिक पैसों से डरता है, लेकिन मैं नहीं। और वैसे भी मेरी स्टोरी पहले ऑनलाइन लीक होगी, फिर टीवी पर। उसकी बातों में एक ठहराव था, जैसे वो पहले भी ऐसी जंग लड़ चुका हो। रात गहराती जा रही थी। मीना ने राज और सीमा को एक सेफ हाउस की ओर रवाना किया, दिल्ली से बाहर, नोएडा के पास एक गुप्त लोकेशन। अखिल उनके साथ नहीं गया, लेकिन उसने अपना नंबर राज को दिया। कुछ भी हो, कॉल करना। और हाँ, सीमा, तुमने जो सहा वो अब और लड़कियों को नहीं सहना पड़ेगा, मैं वादा करता हूं। सीमा की आंखें नम थीं, लेकिन उसने हल्का सा सिर हिलाया। सेफ हाउस एक छोटा सा फ्लैट था, 2 कमरे, सादा लेकिन सुरक्षित। वहां एक एनजीओ वॉलंटियर, राधा, उनकी देखभाल के लिए थी। लेकिन उस रात नींद किसी को नहीं आई। राज और सीमा एक दूसरे के बगल में बैठे, खामोश। राज ने कहा, सीमा, वो पत्रकार, क्या वो सचमुच हमारी मदद करेगा? सीमा ने जवाब दिया, पता नहीं राज, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो सचमुच इस गंदगी को साफ करना चाहता हो। उधर अखिल अपने छोटे से ऑफिस में रात भर जागकर काम कर रहा था। उसने अपने नोटपैड में बबीता के रैकेट की पूरी डिटेल्स लिखीं। कोठे के कस्टमर्स में एक बड़ा बिजनेसमैन, एक पुलिस ऑफिसर और एक स्थानीय नेता का नाम शामिल था। उसने एक पुरानी रिकॉर्डिंग निकाली, जिसमें बबीता किसी से फोन पर कह रही थी, साहब, माल तैयार है, रेट वही 10 लाख। अखिल जानता था कि ये रिकॉर्डिंग डायनामाइट थी, लेकिन उसे और सबूत चाहिए थे। उसने अपने एक मुखबिर को फोन किया, यार, जीबी रोड पर बबीता के नए गुर्गे का नाम पता कर, और हाँ, सावधान रहना। अगले दिन अखिल ने राज और सीमा से सेफ हाउस में मुलाकात की। उसने एक रिकॉर्डर निकाला और कहा, बस जो हुआ सच सच बताओ, डरने की जरूरत नहीं। सीमा ने हिम्मत जुटाई और अपनी कहानी सुनाई। कैसे माँ की बीमारी ने उसे मजबूर किया, कैसे रिया ने उसे कोठे तक पहुंचाया, और कैसे बबीता ने उसे धमकियां दीं। राज ने भी अपनी बात रखी, तलाक का दर्द, सीमा को खोने का अफसोस, और अब उसे बचाने की जिद। अखिल ने सब रिकॉर्ड किया, लेकिन उसकी नजरें बार बार फोन पर थीं। उसे एक मैसेज आया था, बबीता जमानत पर छूट रही है। अखिल का चेहरा सख्त हो गया। वो जानता था कि बबीता के छूटते ही खतरा बढ़ जाएगा। उसने मीना को फोन किया, मैम, सिक्योरिटी बढ़ाओ और सीमा की मां को तुरंत शिफ्ट करो। मीना ने जवाब दिया, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फंड्स की कमी है। अखिल ने कहा, पैसे मैं दूंगा, बस उन्हें सुरक्षित रखो। इसी बीच जीबी रोड पर बबीता जेल से छूटकर लौटी। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने अपने गुर्गों को बुलाया, रानी और उस लड़के को ढूंढो, और उस पत्रकार का भी हिसाब करना है, कोई गवाह नहीं छोड़ना। उसका एक नया गुर्गा, विकास, जो हाल ही में गैंग में शामिल हुआ था, आगे आया। मैडम, मुझे खबर मिली है, वो लोग नोएडा में हैं, आज रात हमला करें? बबीता ने सिर हिलाया, करो, लेकिन चुपके से, और हाँ, उस पत्रकार को पहले ठिकाने लगाओ। रात होने वाली थी। सेफ हाउस में राज और सीमा को अखिल का मैसेज मिला,
सावधान रहो, बबीता छूट गई है। मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। राज ने सीमा को गले लगाया। हम इससे निकल जाएंगे सीमा। लेकिन बाहर नोएडा की सड़कों पर विकास और उसके गुंडे सेफ हाउस की ओर बढ़ रहे थे। अखिल अपने ऑफिस में एक और रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था जब उसे एक अनजान नंबर से कॉल आई। अखिल, तू ज्यादा उछल रहा है, रुक जा, वरना। कॉल कट गई। अखिल ने फोन टेबल पर रखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने लैपटॉप पर स्टोरी टाइप करना शुरू किया। अब रुकने का वक्त नहीं, उसने खुद से कहा। नोएडा की वो सेफ हाउस वाली रात और भी भारी लग रही थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। राज और सीमा बिस्तर पर बैठे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े। राधा, एनजीओ की वॉलंटियर, किचन में चाय बना रही थी, लेकिन अखिल का मैसेज आने के बाद सबकी सांसें थम गई थीं। बबीता छूट गई है, सावधान रहो। राज ने सीमा से कहा, डर मत, मैं हूं ना। पुलिस बाहर गार्ड्स लगा चुकी है। लेकिन सीमा की आंखों में वो पुराना डर लौट आया था। राज, अगर वो लोग आ गए तो? वो माँ को भी नुकसान पहुंचा सकती है। राज ने उसे गले लगाया। नहीं होने दूंगा। मीना मैम ने कहा है, माँ को दूसरे सेफ प्लेस शिफ्ट कर दिया गया है। उधर दिल्ली की जेल से छूटकर बबीता अपने कोठे पर लौटी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखें जल रही थीं। वो अपने गुर्गों के साथ मीटिंग कर रही थी, विकास, संजू और विक्की। रानी ने मुझे धोखा दिया, और वो पत्रकार अखिल, वो मेरे रैकेट को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। आज रात सबका हिसाब होगा। विकास ने कहा, मैडम, मैंने पता लगा लिया। वो लोग नोएडा के उस फ्लैट में हैं। 2 पुलिस वाले बाहर हैं, लेकिन हम उन्हें हैंडल कर लेंगे। बबीता ने एक पिस्तौल निकाली, जो उसने जेल से बाहर आते वक्त किसी गुर्गे से ली थी। मैं खुद जाऊंगी, रानी को मारकर ही लौटूंगी, और उस पति को भी। उसकी आवाज में वो क्रूरता थी जो सालों की सत्ता ने दी थी। अखिल अपने ऑफिस में था, लैपटॉप पर स्टोरी फाइनल कर रहा था। उसने रिकॉर्डिंग्स, राज सीमा की गवाही और अपने मुखबिरों से मिले डॉक्यूमेंट्स सब जोड़ लिए थे। स्टोरी का टाइटल था, जीबी रोड का काला साम्राज्य, बबीता का रैकेट और पुलिस की मिलीभगत। उसने अपने एडिटर को मेल किया, ये कल सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, लेकिन मुझे डर है बबीता के लोग पहले पहुंच जाएंगे। एडिटर ने जवाब दिया, सावधान रह अखिल, हम चैनल से पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। लेकिन अखिल को वो अनजान कॉल याद आई। तू ज्यादा उछल रहा है। वो उठा, अपना बैग पैक किया और सेफ हाउस की ओर निकल पड़ा। मैं वहां जाकर खुद देखूंगा, उसने सोचा। रास्ते में उसने इंस्पेक्टर रमेश को फोन किया, इंस्पेक्टर, बबीता के लोग हमला करने वाले हैं, रीइंफोर्समेंट भेजो। बारिश तेज हो गई थी। सेफ हाउस के बाहर 2 पुलिस वाले गाड़ी में बैठे थे, लेकिन विकास और उसके गुंडों ने चुपके से हमला किया। एक गुंडे ने पुलिस वालों को बेहोश करने वाली गैस का स्प्रे किया और वो दोनों बेहोश हो गए। विकास ने बबीता को इशारा किया, क्लियर है मैडम। बबीता पिस्तौल लिए फ्लैट की ओर बढ़ी। अंदर राज को बाहर की हलचल सुनाई दी। वो उठा, खिड़की से झांका और चीखा, राधा, पुलिस वाले गिरे हैं, भागो। लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर बबीता और गुंडे घुस आए। रानी, आज तेरी आखिरी रात है, बबीता ने चीखा, पिस्तौल तान ली। राज ने सीमा को पीछे धकेला और खुद आगे आ गया। बबीता, हमें छोड़ दो, पुलिस आ रही है। लेकिन बबीता हंसी, पुलिस? वो मेरी जेब में है। विकास ने राज पर हमला किया, मुक्का मारा। राज गिरा, लेकिन उठा और विकास से भिड़ गया। संजू ने राधा को पकड़ा, लेकिन राधा ने चीख कर अलार्म बजा दिया, एनजीओ का इमरजेंसी अलार्म। सीमा ने एक कुर्सी उठाकर बबीता पर फेंकी, लेकिन बबीता ने गोली चलाई। गोली राज के कंधे को छूकर निकल गई। खून बहने लगा। राज कराहा, लेकिन उसने विकास को धक्का देकर गिरा दिया। तभी बाहर सायरन की आवाज गूंजी। इंस्पेक्टर रमेश की टीम पहुंच गई थी। अखिल उनके साथ था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घुसा। हाथ ऊपर! बबीता ने भागने की कोशिश की, पीछे की खिड़की से कूदकर, लेकिन बाहर बारिश में फिसलकर वो गिर गई और एक ट्रक से टकरा गई जो स्पीड में आ रहा था। बबीता की चीख गूंजी और वो वहीं तड़प कर मर गई। उसके शरीर से खून बहता हुआ बारिश में मिल गया। पुलिस ने बाकी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। विकास, संजू, विक्की सब हथकड़ी में। इंस्पेक्टर रमेश ने कहा, बबीता का अंत हो गया, उसके रैकेट का भी अब अंत होगा। अखिल अंदर आया।
राज के घाव पर पट्टी बांधते हुए। तुम दोनों ठीक हो? मेरी स्टोरी ने पुलिस को अलर्ट किया। सीमा रोते हुए राज से लिपट गई। राज, हम बच गए। राज ने उसे चूमा। हाँ, सीमा, अब कोई नहीं आएगा हमारे बीच। मीना मैम भी पहुंची। बबीता की मौत से माफिया कमजोर हो गया। हम तुम्हें नई पहचान देंगे। कुछ महीने बाद राज और सीमा मुंबई शिफ्ट हो गए थे, जहां राज ने एक नई इंजीनियरिंग जॉब ज्वाइन की और सीमा ने एक स्कूल में टीचिंग शुरू की। एनजीओ की मदद से सीमा की मां का इलाज पूरा हुआ और वो अब ठीक थी, उनके साथ रहती थी। अखिल की स्टोरी ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। कई नेता और पुलिस वाले गिरफ्तार हुए। जीबी रोड के कोठे बंद हो गए। अखिल ने राज और सीमा को एक लेटर लिखा। तुम्हारी कहानी ने कई जिंदगियां बदली। खुश रहो। राज और सीमा अब एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। शाम को बालकनी में चाय पीते, पुरानी यादों को हंसकर याद करते। राज कहता, सीमा, वो सब एक बुरा सपना था, अब हमारी जिंदगी नई है। सीमा मुस्कुराती, हाँ राज, और इस बार हम कभी अलग नहीं होंगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों में प्यार भरा और हाथ पकड़कर समंदर की ओर घूमने निकल गए। जीवन ने उन्हें दूसरा मौका दिया था और वो उसे जी रहे थे, खुशी से, साथ में।